ओके जी। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि जो चार्ट हम किसी भी पेयर का ओपन करते हैं, तो चार्ट को देखने के बाद हमें कैंडल्स बताती हैं कि इस वक्त किसी भी पेयर की प्राइस नीचे गिरी हुई है। अगर नीचे गिरने के बाद ऊपर उठना शुरू हो रही है तो हम बाय की ट्रेड लेना चाहेंगे वहां से। और अगर किसी भी चीज़ की प्राइस बहुत ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो रही है तो वहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। जैसे अभी देखें, ये मैंने आपके सामने एक पेयर ओपन किया है यूएसडी जेपीवाई का। ठीक है। और इसमें क्लियरली पता चल रहा है हमें, 1 घंटे का चार्ट है और 1 घंटा अभी कैंडल ये चल रही है यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे। तो इससे पिछले 1 घंटे में देखें, प्राइस बहुत नीचे से कुछ यहाँ तक ऊपर गई। और उससे पिछले घंटे में यहाँ पे देखें कहाँ से 1 घंटे में कितनी प्राइस यूएसडी की जेपीवाई के खिलाफ कितनी प्राइस नीचे गिरी। ठीक है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो रही है। तो नॉलेज कोई भी अप्लाई किए बगैर यहाँ पे हमें कैंडल्स की जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि प्राइस बहुत नीचे गिरने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। तो देखने में बजाय यहाँ से एक बाय की ट्रेड हमें अच्छी इस वक्त लग रही है कि अगर यहाँ से बाय किया जाए तो चांसेस हैं कि बहुत ऊपर बेशक ना जाए, तो यहाँ से यहाँ तक या हाफ वे अराउंड यहाँ तक ये जा सकती है। तो बाय की ट्रेड। ठीक है। तो इसी तरीके से अ, आज हम सबसे पहले ये जो कैंडल है, आज का जो हमारा टॉपिक है नॉलेज सीखने का। ठीक है, वो हम सीखना शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि ये जो कैंडल है इसके कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, बाय की या सेल की, तो ट्रेड लेने से पहले हमें जो कैंडल लाइव चल रही है उसको तो देखना है। उससे जो पिछली कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 या 5, जो जो कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, उनकी शेप को देख के भी हमें काफी कुछ गेस करने के लिए मिल जाता है। ठीक है। जो कैंडल्स की जो पिछली कैंडल्स होती हैं जो क्लोज हो चुकी हुई हैं, उनको देखने के बाद हम फ्यूचर की जो मूवमेंट हो सकती है मुतवक्का कैंडल्स की, उसके बारे में कुछ हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये आज हम एक पहला टॉपिक है हमारा आज के सेशन का। और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल में आज सीखने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मैं आपके साथ अपना लैपटॉप शेयर करने लगा हूं जी। और पहले मैं वाइट पेपर पे आ जाता हूं ताकि आप सब दोस्तों को थोड़ी सी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ओके। ये लें जी, मैं अभी वाइट पेपर पे आ गया। वाइट पेपर पे जाने से पहले मैं आपके साथ एक आप वेब अच्छा, आप में से जितने भी दोस्तों के पास लैपटॉप मौजूद है या घर में या ऑफिस में डेस्कटॉप कंप्यूटर मौजूद है या कोई टैबलेट मौजूद है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आज से हम जो नॉलेज सीखेंगे, ठीक है, आपने ये नॉलेज अप्लाई करना है अपने बड़ी स्क्रीन के ऊपर। या तो आप अगर टैबलेट मौजूद है, टैबलेट पे यूज़ कर सकते हैं इसको, नॉलेज को। ठीक है, अप्लाई करके, ताकि आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर मौजूद है तो कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी होती है, उस पर आप यूज़ करें। अदरवाइज लैपटॉप है तो लैपटॉप की स्क्रीन पे यूज़ करें। जिन दोस्तों के पास ये बड़ी स्क्रीन वाली कोई गैजेट मौजूद नहीं है, उन्होंने भी परेशान नहीं होना। फिर अल्टीमेटली वो MT5 जो मोबाइल के ऊपर जब आप ये चार्ट ओपन करते हैं तो वहां पे भी ये सारा नॉलेज आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो वहां पे शुरू में 1 2 दिन आपको थोड़ा सा यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ मुमकिन है, सीख किया जा सकता है अप्लाई। तो ओके, सबसे पहले आप सब दोस्त एक वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लें। ये वेबसाइट आपने गूगल पे ओपन करनी है। इस वेबसाइट का एड्रेस है जी www.investing.com, INVESTING.com।
ठीक है, investing.com, ये मेरा एड्रेस, आप इसको क्लोज अप करके भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। investing.com, ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे गूगल के ऊपर। इस वेबसाइट का फायदा क्या है, यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जितने भी पेयर्स ट्रेड हो रहे हैं पूरी दुनिया में, उन सब के लाइव चार्ट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। और ये थर्ड पार्टी चार्ट्स हैं, मतलब ये किसी ब्रोकर के चार्ट नहीं है, ये इन्वेस्टिंग.com वाले फीड ले रहे हैं दुनिया की बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस से, और वो लाइव यहाँ पे चला रहे होते हैं चार्ट्स। ठीक है, ये लाइव चार्ट्स चल रहे होते हैं। तो इन्वेस्टिंग.com, जब ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो इसका इस तरह से कोई फ्रंट होम पेज नजर आएगा आपको। इसमें आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक सर्च का बार बना हुआ है। तो इस सर्च बार में आपने किसी भी पेयर की पूरी सिंबल लिखनी है। मिसाल के तौर पे आप ये जी कुछ दोस्तों के अच्छा ना हो रही है क्या माइक बात? ऑन है, आप देखिए ना, कुछ दोस्तों के माइक ऑन है। तो माइक ऑन रखने का क्या फायदा है आपको अभी, सिवाय इसके कि बाकी लोग डिस्टर्ब हों। ओके, ये ले जी, मैंने म्यूट कर दिया है फिलहाल। तो यहाँ पे आपने इस सर्च बार में क्या करना है कि आपने किसी भी जिस पेयर का आप चार्ट ओपन करना चाह रहे हैं उसकी पूरी सिंबल लिखनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन करने लगा हूँ, XAUUSD। ठीक है, ये चार्ट मैंने ओपन किया, सॉरी ये पूरा सिंबल गोल्ड के पेयर का मैंने यहाँ पे लिखा। नीचे आप देखें, यहाँ पे ये दो पेयर लिखे हुए आगे हैं, XAUUSD, और आगे लिखा हुआ है गोल्ड स्पॉट US डॉलर। स्पॉट का मतलब होता है रियल, स्पॉट का मतलब होता है रियल। से वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे। नौजवान ने कहा कि लिबर्टी चौक लोग जमा होंगे और वहां से इस्लामाबाद जाएंगे। किरण तरीके से ऐलान किया है कि जुमे के लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं, इस्लामाबाद जाएंगे, लिबर्टी चौक लाहौर पर होंगे, फिर वहां से इस्लामाबाद जाएंगे। ओके जी, तो अभी यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे आपने किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करना है। चार्ट ये यहाँ पे आप देखें, हमने गोल्ड के सिंबल यहाँ पे टाइप की, पूरे पेयर की XAUUSD की, तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए हैं नीचे। तो हमने स्पॉट, गोल्ड स्पॉट वाला पेयर ओपन करना है। नीचे जो दूसरा पेयर है ये भी गोल्ड का है, लेकिन आगे देखें C1 लिखा हुआ है, यानी आगे लिखा हुआ है गोल्ड फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है कागज के ऊपर लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमने इसको नहीं ओपन करना, तो स्पॉट वाले पेयर को ओपन करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि अगले पेज के ऊपर कुछ इस तरीके से इसका रेट लाइव आपको नजर आएगा। ये देख रहे हैं आप, गोल्ड का 1656.99 ये रेट चल रहा है इस वक्त। थोड़ा सा इस पेज को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे एक ये डल सा आपको जो है वो चार्ट नजर आ रहा है। ठीक है, ये पेज के सेंटर में, ये देखें नीचे। अच्छा, याद रखने वाली बात है कि जब भी आप investing.com का नया पेज ओपन करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि ऐड आएगा टीवी की स्क्रीन वाला। तो इस ऐड को आपने एक दफा यहाँ पे क्लोज का जो ऑप्शन है, यहाँ से आपने क्लिक करके क्लोज कर देना है। ये एक हर नए पेज पे एक दफा ये ऐड आएगा, उसको आप क्लोज कर दें तो उस पेज पे दोबारा नहीं आएगा। तो अब आप देखें, ये थोड़ा सा जो आप नीचे पेज को लेके आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पेज के सेंटर में ये डल सा चार्ट नजर आ रहा है आपको। इसके ऊपर राइट कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे देखें टेक्निकल चार्ट नजर आ रहा है। इस टेक्निकल चार्ट को आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस टेक्निकल चार्ट को यहाँ से क्लिक करेंगे तो अगला पेज जो आएगा वहां पे फिर पेज को थोड़ा सा नीचे ले जाएं, तो इसी डल से चार्ट की जगह पे अब टेक्निकल चार्ट का मतलब होता है कैंडल्स वाला चार्ट ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये हो गया है। अब अगला पेज आया तो देखें ये ऐड फिर आ गया है लेफ्ट साइड पे टीवी की स्क्रीन वाला, इसको यहाँ से एक दफा क्लोज कर दें।
और अब यहाँ पे ये देखें राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से इसको फुल स्क्रीन पे ले जाएं। तो अब आपके सामने आप देखें कि गोल्ड का कैंडल्स वाला चार्ट यानी टेक्निकल चार्ट आपने ओपन कर लिया है और आपकी बड़ी स्क्रीन के ऊपर कैंडल्स ही कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। यही चार्ट अगर आप मोबाइल के ऊपर ओपन करेंगे तो मोबाइल पे भी ओपन तो हो जाएगा, ठीक है, डेस्कटॉप वर्जन यूज कर लें तो, लेकिन वहां पे मोबाइल की स्क्रीन क्योंकि छोटी होती है तो एक वक्त में मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा कितनी कैंडल्स क्लियर देख सकेंगे? आप 4 5 6 7 8 10 कैंडल्स ही देख सकेंगे ना क्लियर। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि एक ही वक्त में बड़ी स्क्रीन के ऊपर लैपटॉप के ऊपर आप कितनी दूर तक यानी कि 150-200 कैंडल्स आप आराम से देख सकते हैं। तो एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाती है जब आप किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करते हैं, कैंडल्स वाला यानी टेक्निकल चार्ट बड़ी स्क्रीन के ऊपर। तो अब यहाँ पे आपने देखें कि ये यहाँ पे ये ऊपर जहाँ पे ये मेरा माउस है यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, ठीक है। 15 का मतलब क्या है कि ये 15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, एक कैंडल 15 मिनट में क्लोज हो रही है। इसी के साथ ये एक एरो है छोटा सा जहाँ पे टाइम इंटरवल लिखा हुआ आ रहा है। इस एरो को आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये डिफरेंट जो चार्ट्स का जो टाइम है या कैंडल्स का वो आपके सामने लिस्ट आ गई है। आप 1 मिनट का चार्ट में अभी ओपन करने लगा हूँ कि इस पेयर में हर कैंडल 1 मिनट में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब आप देखें कि मेरे लैपटॉप के ऊपर इस वक्त टाइम हो गया 7:32, ठीक है जी। तो जैसे ही मेरे लैपटॉप पे 7:33 होंगे तो ये वाली जो कैंडल अभी लाइव चल रही है ऊपर, ठीक है, ये कैंडल जहां पे होगी वहां पे क्लोज हो जाएगी क्योंकि 1 मिनट की कैंडल है ना, तो अगली कैंडल शुरू हो जाएगी। तो बीच में जो दोस्त ने कुछ मैसेज कर रहे हैं उन सब से गुजारिश है कि भाई अपना आप जो है जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है आप वो अपने पास लिख लें। जब ये सेशन खत्म होगा तो उसके एंड के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकेंगे मुझसे। हो सकता है कि बीच में ही आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ओके, तो अब देखें कि आपने ये देखें जैसे ही मेरे लैपटॉप के ऊपर टाइम ये देखें 33 मिनट हुए, टाइम चेंज हुआ 1 मिनट और नई कैंडल वो पुरानी कैंडल जहां पे थी वहां पे रुक गई और नई कैंडल यहां से शुरू हो गई है। तो अब आप देखें इसमें 1 मिनट का जैसे ही टाइम पूरा हुआ वो कैंडल वहां पे क्लोज हुई और अगली कैंडल शुरू हो गई जो 1 मिनट चलेगी। 1 मिनट जैसे ही पूरा होगा तो ये भी कैंडल जहां पे होगी वहां पे रुक जाएगी। अब आप ये जो कैंडल अभी लाइव चल रही है इसको जरा गौर से देखें कि अगर ये कैंडल ऊपर जा रही है तो ये कलर जो है वो ग्रीन ऊपर साथ साथ जा रहा है, या देखें ये और ऊपर गई तो ग्रीन कलर पूरा ऊपर तक जा रहा है। जैसे ही ये कैंडल नीचे आई है तो कलर नीचे आया था लेकिन ऊपर एक डंडा सा रह गया था ऊपर, ठीक है, एक धागा सा ऊपर छोड़ दिया था इसने। अब देखिएगा यहां तक जा रही है तो पूरा कलर साथ जा रहा है, अभी भी पूरा कलर साथ जा रहा है, ठीक है। और देखें ये थोड़ा सा नीचे आई यहां से ऊपर से तो देखें पीछे एक धागा सा ऊपर रह गया है। अब देखें ये अगली कैंडल 1 मिनट की नई शुरू हुई, नीचे आ रही थी तो रेड कलर हो रहा है, ये देखें जितना नीचे आती जाएगी रेड कलर नीचे जाता जाएगा। लेकिन जैसे ही ये कलर वापस ऊपर जाएगा तो पीछे एक काला सा धागा छोड़ देगा। गौर से देखें इसको। तो गौर करें जरा कि जो कल अगर कैंडल प्राइस ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर ऊपर तक जा रहा है, अगर कलर नीचे आता है तो पीछे ये धागा सा रह जाता है। इसी तरीके से अगर कैंडल नीचे जाएगी प्राइस वाली तो रेड कलर होगा, ठीक है। तो गौर करें, बाकी आगे मैं फिर आपको बताता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ओके जी, आपने अब देखा इसमें कि जिस जगह पे कैंडल नई ओपन होती है, जहां से कैंडल शुरू होती है, देखें ये कैंडल यहां से शुरू हुई थी जहां पे मैंने माउस रखा हुआ है, तो नई कैंडल जिस जगह पे शुरू होती है उस पॉइंट से अगर प्राइस ऊपर जाती है तो कलर जो कैंडल का कलर है वो ग्रीन होता है,
लेकिन जिस जगह से कैंडल शुरू हुई, अगर प्राइस उससे नीचे जाना शुरू करेगी तो कैंडल का कलर ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। ये देखें यहां तक, और अगर कलर वापस आता है, ठीक है, तो पीछे वो धागा ऊपर या नीचे की तरफ रह जाता है। ये देखें, अब ओपनिंग पॉइंट से नीचे आ रही है कैंडल, तो ये देखें कलर रेड हो गया है। ये देखें, जितना नीचे जाती जाएगी उतना रेड कलर नीचे तक जाता जाएगा। अब यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई नहीं, इस ओपनिंग पॉइंट से अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो कलर क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। और ओपनिंग पॉइंट से जैसे ही प्राइस नीचे जाएगी तो कलर क्या होना शुरू हो जाएगा, रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी जल्दी से व्हाइट बोर्ड के ऊपर, और कुछ हम टेक्निकल चीजें कैंडल के बारे में वो सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, याद रखने वाली बात है कि जब भी कोई कैंडल शुरू होती है, नई कैंडल, चाहे वो 1 मिनट की हो या 1 घंटे की हो या 1 दिन की हो, ठीक है, जब भी नई कैंडल शुरू होती है तो वो शुरू होती है जी जिस जगह से, मिसाल के तौर पे एक नई कैंडल इस पॉइंट से शुरू हुई, तो इस पॉइंट को हम कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ओपन ऑफ कैंडल। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ओपन ऑफ कैंडल। और इसको शॉर्ट में हम ओ से लिखेंगे, शॉर्ट में हम इसको ओ से लिखेंगे। जहां पे भी इसके बाद में ओ लिखूंगा, इसका मतलब होगा कि ये वो पॉइंट है जहां से कैंडल ओपन हुई थी, नई कैंडल। ठीक है जी। अच्छा, कैंडल जब ओपन हुई, ओपन होने के बाद हमें क्या पता कि वो कैंडल ऊपर भी जा सकती है। अगर तो इस ओपनिंग पॉइंट से ये कैंडल ऊपर जाएगी तो इसका जो कलर होगा वो ग्रीन ऊपर जाता जाएगा जहां तक जाएगी। ठीक है। और अगर ये कैंडल ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी तो इसका कलर जो होगा कैंडल का वो रेड होता जाएगा। जितना नीचे जाती जाएगी उतना रेड कलर नीचे जाता जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पे आपने देखा लाइव कि फर्ज करें कि ये कैंडल का जो कलर था वो यहां तक आया था, इस जगह तक। ठीक है जी। और यहां से फिर इसका रेड कलर भी यहां तक गया था। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद ये कलर ऊपर, प्राइस ऊपर जब आएगी इसी कैंडल की, तो ये कलर इसका वापस ऊपर की तरफ सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और नीचे एक काला सा धागा रह जाएगा। अब आप गौर कीजिएगा, फर्ज करें कि यहां से अगर प्राइस वापस ऊपर आती है तो क्या होगा कि ये कलर नीचे से सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, और पीछे जहां तक ये कैंडल गई थी वहां तक एक धागा सा इस तरह से काला सेंटर में रह जाएगा यहां तक। ठीक है जी। अब इसी तरीके से अगर प्राइस और ऊपर जाती है, मिसाल के तौर पे ये सारी प्राइस ऊपर चली, वापस कलर सिकुड़ जाता है, तो पीछे क्या होगा, तरीके से एक धागा सा रह जाएगा ये नीचे। ठीक है जी। और इसी तरीके से मिसाल के तौर पे कुछ फाइनल शेप इस तरह से अगर बन जाए कि ये कैंडल, अच्छा एक और बात, एक चीज जहन में रखें कि जब भी कोई कैंडल जिस जगह पे ओपन होती है वहां से वो ऊपर, अगर प्राइस उसकी ऊपर जाएगी तो क्यों जाएगी, और अगर नीचे जाएगी तो क्यों जाएगी। आप में से कुछ दोस्तों ने जिन्होंने सप्लाई और डिमांड का यानी इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो बुनियादी, मईशत का जो बुनियादी असूल है उसे कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल। वो क्या कहता है कि पूरी दुनिया में किसी भी चीज की अगर कीमत ऊपर जाती है तो वो जाती है डिमांड बढ़ने की वजह से। अगर किसी भी चीज के खरीदार ज्यादा हो जाएंगे तो कीमत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसके उलट क्या होता है कि अगर किसी चीज की कीमत नीचे जाती है तो वो इसलिए जाती है नीचे कि उसके सेलर बढ़ना शुरू हो जाएं, बेचने वाले ज्यादा हो जाएं किसी भी चीज के, और खरीदार कम हो जाएं तो प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। सिंपल। अच्छा, यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ लें इस मिसाल को कि फर्ज करें कि यहाँ पे जब ये कैंडल ओपन हुई नई इस जगह पे, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, तो फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए बात को समझने के लिए कि इस जगह पे 50% बायर हैं जी, इस कैंडल में 50% लोग हैं। ठीक है, उन्होंने बाय के ऑर्डर लगाए हुए हैं, बाय की ट्रेड ली हुई है, बाय। और 50% ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेल की ट्रेड ली हुई है।
आधे आधे। तो अब मुझे बताएं कि ये प्राइस किधर जाएगी, कैंडल किधर जाएगी, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? कहीं पे भी नहीं जाएगी, रुकी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि जितने इस में कैंडल में बाय के ऑर्डर लगे हुए हैं उतने ही सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं बराबर। ठीक है, जैसे एक तराजू होता है, उसके दो पलड़े होते हैं, तो दोनों पलड़ों में अगर आप बराबर वजन डाल दें 1-1 किलो, तो वो तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे ना, मतलब बिल्कुल लेवल में रहेंगे, एक दूसरे के आमने सामने। तो इसी तरीके से कैंडल का भी यही हाल होता है कि अगर एक कैंडल में एक वक्त में 50% बायर्स हैं, 50% सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं, तो वो कैंडल ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। कैंडल का मुराद प्राइस की बात हो रही है, कैंडल हमें प्राइस के बारे में बताती है। तो अब क्या होगा कि जिस तरफ ट्रेडर ज्यादा होंगे वो मार्केट को उसी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब फर्ज करें कि थोड़ी देर के बाद इधर ट्रेडर हो जाते हैं बाय वाली साइड पे ज्यादा, 50% से बढ़ के यहाँ पे हो जाते हैं 55% या 51% हो जाते हैं। ठीक है जी, तो क्या होगा कि इधर से सेल वाले ट्रेडर कम हो जाएंगे ना, फिर ट्रेडर रह जाएंगे कितने, 45%। तो ये प्राइस किधर गई? अब देखें, बायर 5% बायर ज्यादा हो गए, बेशक 1% ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो बायर ज्यादा हुए तो प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अब ऊपर कैंडल ऊपर जाना शुरू हो गई और इसका कलर ग्रीन होना शुरू हो गया, क्योंकि ओपनिंग पॉइंट से कैंडल ऊपर जा रही है तो कलर ग्रीन होता जाएगा। अच्छा, अब देखा देखी क्या होगा कि इधर 55% से बढ़ के हो सकता है 60% बायर हो जाए, ठीक है, और लोग बाय की ट्रेड लगाएंगे, तो वैसे वैसे इधर जो है वो सेलर कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये और तेजी के साथ कैंडल ऊपर जाएगी, क्योंकि इसमें बायर बढ़ गए हैं, इजाफा हो गया है, ठीक है, और सेलर कम होते जा रहे हैं। तो जितने बायर बढ़ते जाएंगे उतनी ये कैंडल ऊपर लंबी होती जाएगी और ये प्राइस ऊपर जाती रहेगी। ठीक है जी। अब क्या होता है कि यहां से मिसाल के तौर पे इतना यहां पे जाने के बाद एकदम से अगर यहां से प्राइस नीचे गिरे, तो वो नीचे क्यों गिरेगी? क्योंकि यहां से सेलर ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे और बायर कम होना शुरू हो जाएंगे। तो जब सेलर ज्यादा जहां पे भी होना शुरू, जहां पे सेलर ज्यादा हो गए, बायर कम, वहां से प्राइस नीचे वापस आना शुरू हो जाएगी, ये कलर जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो किसी भी जो पेयर की प्राइस ऊपर जाती है या नीचे जाती है, वो बायर्स, अगर बायर्स ज्यादा होंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, और अगर सेलर ज्यादा होंगे तो प्राइस नीचे जाएगी। इसे हम कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड। तो मुख्तसर अल्फाज में सप्लाई कहते हैं सेलर को, सेलर की तादाद को, ठीक है, सप्लाई कहते हैं सेलर्स को, सेल करने वाले, सेल की ट्रेड लेने वालों को, और जो डिमांड हम कहते हैं वो कहते हैं जी बायर्स को, बाय की ट्रेड लेने वालों को डिमांड। बायर्स को। तो अब आता हूं जी मैं असल पॉइंट के ऊपर कि ओके, कि फर्ज करें एक कैंडल यहां से ओपन हुई, तो इस जिस जगह से नई कैंडल शुरू होती है उस पॉइंट को हम ओपन ऑफ कैंडल कहते हैं। ठीक है जी, कि ये कैंडल यहां से ओपन हुई और इसको हम ओ से लिखते हैं। और इसी तरीके से फर्ज करें कि ये कैंडल अपना टाइम पूरा होने से पहले, ठीक है, नीचे आई यहां तक, और जब इसका टाइम पूरा हुआ उस वक्त ये कैंडल यहां पे मौजूद थी, उससे पहले यहां तक गई, और जब इसका टाइम पूरा हुआ, फर्ज करें कि ये कैंडल यहां पे मौजूद थी इस पॉइंट पे, तो इसका टाइम पूरा हो गया। जब जहां पे इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ है उस पॉइंट को हम कहेंगे क्लोज, कि ये कैंडल यहां पे क्लोज हुई, और इसको हम लिखेंगे सी से, शॉर्ट सी से, सी का मतलब कैंडल के क्लोज होने की जगह। तो अब इस कैंडल, जब ये कैंडल क्लोज हो गई, इसका टाइम पूरा हो गया, नई कैंडल, अगली कैंडल शुरू हो गई है, तो इस कैंडल की जो पॉइंट्स हैं जहां जहां पे ये कैंडल गई है, एक तो ये पॉइंट हो गया ओपनिंग, जहां से ये ओपन हुई थी, ये क्लोजिंग पॉइंट हो गया दूसरा,
ठीक है, जहां पे ये क्लोज हुई। एक इस कैंडल का ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को, ये यानी कि सबसे निचला पॉइंट है, इसको हम कहेंगे लो पॉइंट। लो, कैंडल का लो पॉइंट के अपने टाइम में सबसे नीचे ये कैंडल यहां तक आई है, और इसको हम शॉर्ट में एल से लिखेंगे, ठीक है, एल का मतलब लो। अच्छा, इसी तरीके से इस कैंडल का ये वाला जो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये वाला, कि अपने टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा हाइट ऊंची जगह पे, हाई पॉइंट पे यहां तक ये पहुंची है, तो इस पॉइंट को हम हाई कहेंगे, हाई ऑफ कैंडल। इसको हम हाई को एक्स से लिखते हैं जी, ठीक है जी। तो अब आप देखें कि एक कैंडल के ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट्स हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला पॉइंट जहां से वो कैंडल ओपन होती है, दूसरा पॉइंट जहां पे वो कैंडल क्लोज होती है, तीसरा पॉइंट जो उसका लो पॉइंट हो सकता है, ठीक है, और चौथा पॉइंट जो उसका हाई पॉइंट हो सकता है। तो जैसे ही एक नई कैंडल शुरू होती है, तो वो ओपन पॉइंट यहां से शुरू होती है ना, ओपनिंग पॉइंट से, उसका तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ये कैंडल ओपन कहां से हुई है। ओपन होने के बाद बाकी सारे पॉइंट उसके ऊपर नीचे हो सकते हैं तरतीब से, वो जब कैंडल को हम देखेंगे तो पता चलेगा। ओके जी। अब याद रखने वाली बात है कि जब एक कैंडल क्लोज हो जाती है, तो उसका जो कलर वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा होता है, कलरफुल हिस्सा जो आपको नजर आ रहा होता है, वो आ रहा होता है ओपनिंग पॉइंट से लेके जो कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट का फासला होता है, यहां से लेके ओपन होने से की जगह से लेके क्लोज होने की जगह तक, ये हिस्सा कैंडल का कलरफुल हिस्सा होता है, रंगदार हिस्सा। अब आप देखें कि ये कैंडल ओपन हुई थी इस मिसाल में नीचे, यहां पे ओपन हुई और क्लोज हुई यहां पे। तो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान का जो हिस्सा है, ये रंग वाला हिस्सा होगा कैंडल का। तो कैंडल के 2 कलर होते हैं, या तो रेड या ग्रीन। तो अब मुझे बताएं कि प्राइस ओपन हुई नीचे और क्लोज हुई है ऊपर जाने के बाद, तो ये कैंडल ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाके क्लोज अगर हुई है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान का जो फासला होगा, इसका जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये कैंडल ओपन नीचे हुई थी यहां पे, और क्लोज ऊपर जाके हुई है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान का जितना भी फासला है, वो सारे का सारा फासला, उसका जो कलर होगा वो ग्रीन कलर होगा। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से इसके सामने मैं एक और कैंडल बनाता हूं, कि जो सारी एज इट इज में रखता हूं, कि ओपनिंग पॉइंट उसका यहां पे था, ये ओपनिंग पॉइंट है जी इधर, और इसका ये इधर लो है, बिल्कुल जैसे पिछली कैंडल है। बल्कि नहीं, गलत कर दिया मैंने, थोड़ा सा चेंज करता हूं। चेंज इस तरह से करता हूं कि यहां पे एक पॉइंट है, और ओपनिंग पॉइंट मैं ऊपर कर देता हूं। यहां पे ओपन हुई ये कैंडल इस जगह पे, फर्ज करें यहाँ पे ओपन हुई और क्लोज यहाँ पे नीचे हुई, और ये इसका यहाँ पे लो बना, और पिछली कैंडल की तरह इसका ये हाई पॉइंट है। तो अब मुझे बताएं कि ये कैंडल क्लोज हो गई है, तो इस कैंडल का जो कलर वाला हिस्सा होगा वो कहां से कहां तक होगा? सिंपल, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के बीच का जितना भी फासला है, वो होगा इसका कलर वाला हिस्सा। ठीक है जी। और इस कैंडल का, ये क्योंकि क्लोज हो चुकी है, तो इसका कलर अब क्या होगा? फाइनल कलर जो प्रिंट रहेगा हमेशा चार्ट में, वो होगा ग्रीन या रेड। आपने देखना है कि ओपन कहां पे हुई थी और क्लोज कहां पे हो रही है। साफ नजर आ रहा है, ओपन ऊपर हुई, क्लोज हुई नीचे जाके, तो इसका मतलब है प्राइस ग्रीन है इसकी। ओपन ऊपर हुई, क्लोज नीचे हुई, तो प्राइस नीचे गई है ओपन होने के बाद। ठीक है, तो इसलिए इसका यहाँ ये सारा जो कलर होगा कैंडल का, वो होगा रेड। तो ये आपको पता चल गया कि किसी भी कैंडल का जो क्लोज हो चुकी होती है, ठीक है, उसका जो कलर आपको नजर आ रहा होता है ग्रीन, वो क्यों नजर आ रहा है? किसी कैंडल का कलर छोटा छोटा सा ग्रीन होता है, किसी का बहुत बड़ा रेड होता है, वो इसलिए कोई कैंडल छोटी होती है और कोई बहुत बड़ी होती है। अच्छा, दूसरी बात याद रखने वाली,
कि जो किसी भी कैंडल का ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का जो कलर वाला हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं जी बॉडी ऑफ कैंडल। क्या कहते हैं? कैंडल की बॉडी, बॉडी ऑफ कैंडल। तो अब जो किसी भी कैंडल का कलर वाला हिस्सा होता है, रंगदार, यानी कि रेड या ग्रीन, वो बेसिकली कैंडल की बॉडी होती है। और वो कहां से कहां तक उसका साइज होता है? जहां पे कैंडल ओपन होती है उस पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का जो फासला होता है वो बॉडी कहलाती है। यानी कलर वाला हिस्सा, रंगदार हिस्सा कैंडल की बॉडी होती है। तो दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में, रंग वाला हिस्सा जो होता है कैंडल का वो उसकी बॉडी होती है, कलर बॉडी का होता है। अब इसी तरीके से आप देखें, ये वाली है, यहां से ओपनिंग पॉइंट से लेके ये क्लोजिंग पॉइंट तक का जो हिस्सा है, इसको हम कैंडल की बॉडी कहेंगे, बॉडी ऑफ कैंडल। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली, कि अगले पेज पे मैं आ जाता हूं, इसको क्लियर करते हैं, कि कैंडल का सबसे जो, किसी भी कैंडल का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है, वो उसके बॉडी के ऊपर या बॉडी के नीचे जो धागे से होते हैं काले रंग के, वो होते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे एक ये कैंडल है कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। इसकी जो कलर है वो कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है कैंडल का और ग्रीन भी हो सकता है। यहाँ पे मैं एक और कैंडल बनाता हूं, ये फर्ज करें कि इसमें से एक कैंडल रेड है, कलर उसका, और एक कैंडल जो है वो है ग्रीन। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो रेड कैंडल है, इधर रेड कलर की, इसका ओपनिंग पॉइंट कहां पे होगा? बॉडी का कलर देख के बताएं। आप फौरन अंदाजा लगाएंगे कि ये जो कलर वाला हिस्सा होता है कैंडल का, ये ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक होता है। क्योंकि इसका कलर रेड है, इसका मतलब है ये क्लोज नीचे जाके हुई है, ओपन ऊपर हुई थी, क्लोज नीचे हुई थी। ठीक है, आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये इसका ओपनिंग पॉइंट था और ये इसका नीचे यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट है। सिंपल। इसी तरीके से ये जो ग्रीन कलर की कैंडल मैंने बनाई है, ये क्लोज हो चुकी है चार्ट के ऊपर, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कहाँ था, ये कैंडल कहाँ पे ओपन हुई थी। आप रंग देखेंगे कैंडल का ग्रीन है। ग्रीन कलर क्यों होता है कैंडल का? कि ओपन नीचे हो और क्लोज ऊपर हो, ऊपर जाके क्लोज हो तो वो उसका कलर ग्रीन होता है। तो आप देखें ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे जाके क्लोज हुई, ऐसा ही है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन कैंडल्स का लो पॉइंट कहाँ पे है और हाई पॉइंट कहाँ पे है, आप देखेंगे कि ये कैंडल, इसका लो पॉइंट यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, और इसका हाई पॉइंट यहाँ पे है जी, और इस दूसरी कैंडल का हाई पॉइंट यहाँ पे है। सिंपल हो गया ना मार्किंग, ठीक है, कलर देख के। अच्छा, ये जो ये वाला हिस्सा है कलर वाला दोनों कैंडल्स का, इसको तो हम कहते हैं बॉडी ऑफ कैंडल। ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन किसी भी कैंडल का, वो कैंडल जो क्लोज हो जाए, उसका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है ये जो बॉडी के ऊपर, ये आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये जो आपको धागा सा नजर आ रहा है बॉडी के ऊपर या बॉडी के नीचे, ये यहां से लेके यहां तक जो आपको ये धागा सा नजर आ रहा है, ये जो हिस्सा होता है ना, ये किसी भी कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा समझा जाता है। इस धागे को हम क्या नाम देते हैं? पहले तो इस धागे को हम कहते हैं शैडो,
शैडो का मतलब है साया, या हम इसको विक कह लें, WICK, विक। ठीक है जी। इसी तरीके से ये नीचे वाला भी जो धागा सा है बॉडी के नीचे, इसको हम कहते हैं शैडो, कैंडल का साया, या कैंडल की विक, WICK, विक। अब आप कहेंगे कि जो बॉडी के ऊपर है विक या साया, उससे पीछे आप लगा लें अपर, कि ये कैंडल की ऊपर वाला साया है, बॉडी के ऊपर वाला साया शैडो या विक, और जो बॉडी के नीचे है उसके नीचे लोअर लगा लें यहाँ पे, सिंपल, कि ये लोअर शैडो या लोअर विक है। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी जी। तो इसी तरीके से ये वाली भी जो है ये अपर विक हो गई कैंडल की, या अपर शैडो हो गया, अपर शैडो या अपर विक, एक ही बात है, मुख्तलिफ दो नाम है इसके। और ये लोअर शैडो है, या इसको आप लोअर विक कह लें। यहां तक बात क्लियर होगी जी। अच्छा, ये जो विक्स है ना, ऊपर वाली या नीचे वाली या शैडो, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं। इस एरिया को हम कैंडल का रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं, रिजेक्शन एरिया। इसी तरीके से जो कैंडल की बॉडी के नीचे वाला रिजेक्शन एरिया है, यहां से लेके ये विक वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको मैं ग्रीन से लिख रहा हूं रिजेक्शन एरिया। क्यों? बहुत सिंपल है, समझिएगा बात को। ठीक है ना, ये बात समझना बहुत जरूरी है, आगे मामलात हमारे लिए बड़े आसान हो जाएंगे। अब मैं इसकी सारी मैं जो है ना ये मिटाने लगा हूं, जो मैंने मार्किंग की है, ताकि बात आपको समझ आए कि रिजेक्शन एरिया मैंने क्यों लिखा है, ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक का। ओके जी, आप देखें कि यहां से ये कैंडल यहां पे ओपन हुई, ये रेड वाली जो है ये इसका ओपनिंग पॉइंट था। ओपन होने के बाद हो सकता है पहले ये नीचे गई हो, यहां तक लो पॉइंट बनाया हो, चांसेस है ना। हो सकता है यहां से फिर ये पहले ऊपर गई हो वापस यहां तक हाई, ठीक है, फिर जब ये क्लोज हुई तो यहां पे आके क्लोज हुई। ये एग्जैक्ट पहले कहां पे गई थी, लो पॉइंट पे गई थी कि हाई पॉइंट पे गई थी, ये तो उस बंदे को पता है ना जो इस कैंडल को लाइव चलते हुए देख रहा था, उसको पता है। नहीं नहीं, पहले ऊपर गई थी जी, हाई पॉइंट पहले बनाया था, फिर लो बनाया था, फिर जाके ये क्लोज हुई थी। ठीक है, जब कैंडल क्लोज हो गई तो चार्ट के ऊपर क्लोज कैंडल को देख के हम यही अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हो सकता है पहले ऊपर गई हो सकता है पहले नीचे गई हो। लेकिन हमें एक चीज का कंफर्म पता है कि इस जगह से ओपन हुई और इस जगह पे क्लोज हुई। अब थोड़ा सा यहां से आप देखें कि जब ये कैंडल इस जगह से ओपनिंग पॉइंट से ऊपर गई, तो ऊपर क्यों गई थी? क्योंकि बायर ज्यादा थे ना, यानी ये जब यहां तक गई थी इस जगह तक तो बायर का कंट्रोल ज्यादा था, यानी बाय के ऑर्डर यानी बायर ज्यादा थे। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये यहां से इस जगह से यहां तक जब ये गई इसलिए गई ऊपर क्योंकि बायर ज्यादा थे, बाय के ऑर्डर लेने वाले उनको हम बायर कहते हैं, बायर ज्यादा थे। और सेलर कम थे, सेलर कम थे। ठीक हो गया जी। फिर क्या हुआ कि जैसे ये कैंडल इस पॉइंट पे पहुंची यहां पे, इससे ये मजीद ऊपर नहीं जा सकी, बल्कि क्या हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर से ये कैंडल दड़म से वापस मुड़ी है। क्यों?
यहां से ये गिरी है नीचे, वापस आई है। ऊपर जाते हुए इसका यहां तक कलर ग्रीन गया था ना पूरा, अब ये जब वापस नीचे आई है तो क्यों जा रही है प्राइस नीचे? इसलिए उल्टे पांव भागी है ना ऊपर से। फिर ये देखिए ये नीचे गई है प्राइस, ऐसा ही है। नीचे क्यों गई? क्योंकि यहां पे इस पॉइंट के ऊपर, यहां पे ऊपर बहुत सारे सेलर्स इंतजार कर रहे थे, सेलर्स इंतजार कर रहे थे। ऐसे लोग, ऐसे ट्रेडर जिन्होंने सेल की ट्रेड लेनी थी लेकिन इंतजार कर रहे थे, सेलर इंतजार कर रहे थे काफी ज्यादा। जैसे ही ये कैंडल इस पॉइंट पे पहुंची, यहां से सेलर्स ने सेल की ट्रेडें लेना शुरू की। इस जगह से वो सेलर इतने ज्यादा इंटर हुए यहां पे सेल की ट्रेड में कि अब इस जगह से लेके इस जगह तक, अब देखें सिचुएशन चेंज हो गई। यहां पे क्या हुआ? सेलर्स ज्यादा और बायर कम हो गए हैं जी। वापसी पे बायर कम है, इसलिए ये प्राइस वापस नीचे गिरी है। ये देख रहे हैं वापस आई है नीचे, क्योंकि सेलर ज्यादा हैं। तो अब इस सारे एरिया को, जो ऊपर वाली विक है कैंडल की, हमने क्या नाम दिया? कि रिजेक्शन एरिया है ये। इसको रिजेक्शन एरिया इसलिए कहते हैं, इस सारे एरिया को, ऊपर वाली जो विक है, इसको हमने क्या नाम दिया था? कि इसको हम रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं, रिजेक्शन एरिया। क्यों इसको रिजेक्शन एरिया कहते हैं? क्योंकि जब पहले बायर ज्यादा थे तो एक दफा यहां से प्राइस ऊपर गई थी, यहां पे फिर इस लाइन से ऊपर से सेलर्स एकदम से इसमें इंटर हुए, अब सेलर ज्यादा हो गए, बायर कम हुए, तो प्राइस वापस आई। इसीलिए तो पीछे ये काला धागा रह गया है ऊपर, जो बता रहा है कि ये प्राइस पहले यहां तक ऊपर आई थी, ग्रीन कलर आया था, फिर वापस नीचे चला गया वापस। ठीक है, तो वो जगह, वो रास्ता जहां पे कैंडल पहले ऊपर जाए, फिर वहां से उल्टे पांव वापस भाग जाए, उसको रिजेक्शन एरिया कहते हैं, जिसको ऊपर वाली या नीचे वाली विक कहते हैं। ठीक है ना, आसान लफ्जों में समझ गए जी। इसी तरीके से ये जो नीचे वाला विक होती है कैंडल की, ये भी रिजेक्शन एरिया है। इसको भी आप क्या कहेंगे? रिजेक्शन एरिया। लेकिन ये रिजेक्शन एरिया कौन सा है? कि इसमें ऊपर से ही आप देखें ना, यहां से इस पॉइंट से पहले जब प्राइस नीचे आई थी, क्यों आई थी? क्योंकि सेलर ज्यादा थे, तभी प्राइस नीचे गिरती है ना, जब सेल के ट्रेड लेने वाले ज्यादा होते हैं। लेकिन जब ये प्राइस पहुंची, ओके, तो जब ये प्राइस इस लाइन पे नीचे पहुंची, यहां पे इस जगह पे लो पॉइंट, यहां पे आप देखें इससे नीचे नहीं जा सकी प्राइस। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत सारे बायर इंतजार कर रहे थे। यहां पे नीचे वो इंतजार कर रहे थे, जैसे शिकार अपने, वो जो शिकारी होता है अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है कि आए सही, वहां से वो उसको पकड़ता है फिर। तो यहाँ इसी तरीके से यहाँ पे जो बायर्स थे वो इंतजार कर रहे थे, किस चीज का? कि एक दफा इस लाइन के ऊपर आए तो सही प्राइस। ठीक है जी, इंतजार कर रहे थे। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस आई, यहां से एकदम से बायर इंटर हुए, उन्होंने बाय की ट्रेडें ली। ठीक है, तो अब सेलर कम हो गए और बायर की तादाद एकदम से ज्यादा बढ़ी, इसलिए ये प्राइस यहां से उल्टे पांव रिजेक्ट हुई, वापस ऊपर भागी यहां से। और जब इस कैंडल का टाइम क्लोज हुआ, उस वक्त टाइम खत्म हुआ, उस वक्त ये कैंडल यहां पे थी और यहां पे क्लोज हो गई। तो इसलिए इस एरिया को, नीचे वाला जो विक वाला एरिया है, इसको भी हम रिजेक्शन एरिया कहेंगे। ये क्या है? रिजेक्शन एरिया है। तो प्राइस यहां पे रिजेक्ट किसने की? बायर्स ने रिजेक्ट की है। यहां से ऊपर से नीचे आई थी सेलर के ज्यादा होने की वजह से, नीचे से जब ऊपर वापस रिजेक्ट हुई है, वो बायर की वजह से रिजेक्ट हुई है। ये याद रखने वाली बात है।
तो इसलिए कहते हैं कि किसी भी वो कैंडल जो क्लोज हो चुकी है उसकी जो ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक का जो एरिया होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको देख के हम मुस्तकबिल के बारे में बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे कैसे हम मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, अगले पेज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, बस ये आखिरी बात है कैंडल्स के हवाले से, उसके बाद हम लाइव चार्ट पे चलेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे एक कैंडल ये वाली ओपन हुई इस जगह पे, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, और फर्ज करें ये 1 घंटे की कैंडल है या 30 मिनट की कैंडल है। तो ओपन होने के बाद ये पहले गई ऊपर, फिर आई नीचे यहाँ तक। जब इसका टाइम पूरा हुआ 1 घंटा या जितना भी टाइम था, तो उस वक्त ये यहाँ पे थी, इस जगह पे, यहाँ पे ये क्लोज हो गई कैंडल। ठीक है जी। अब जब कैंडल क्लोज हुई तो हमें पता चल गया कि इसका जो कलर है वो क्या बन गया, फाइनल ग्रीन। और कहां से कहां तक बना, यहां से यहां तक, बॉडी इसकी इतनी है बस। ठीक है जी, ये ग्रीन कलर की। और इसका जो हाई पॉइंट है कैंडल का वो ये बन गया, और जो लो पॉइंट है इस कैंडल का वो ये बन गया। अब मुझे बताइए, कैंडल क्लोज हो गई है। अब इस कैंडल को देख के, ठीक है, अब जो लोग देख रहे हैं चार्ट पे, अगली कैंडल शुरू कहां से होगी, पहला क्वेश्चन। जहां पे पिछली कैंडल क्लोज हुई उसी के सामने से अगली कैंडल ओपन होगी, यहां पे अगली कैंडल ओपन होगी। ये अगली कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है, यहां पे ओपन हुई। अब आप देखें, अगर ये कैंडल यहां से जाती है ऊपर तो लोग वेट करेंगे, ये बायर ज्यादा है तो कैंडल ऊपर जाएगी ना, यहां से अगर ऊपर जाती है। तो ये वाला जो एरिया है ना, पिछली कैंडल का जो हाई पॉइंट था, इस एरिया के ऊपर सेलर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे कौन इंतजार कर रहा है, सेलर इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक दफा यहाँ पे आए तो सही ये कैंडल, प्राइस यहाँ पे एक दफा ऊपर तो आए, यहां से ओपन होने के बाद। जैसे ही प्राइस इस एरिया में जाएगी ना, तो यहां से चांसेस हैं कि सेलर एकदम से इंटर होंगे, जैसे इस पिछली कैंडल में इंटर हुए थे। तो यहां से प्राइस के नीचे जाने के चांसेस हैं। मेरी बात समझ गए? और इसी तरीके से नीचे, जहां पे अगर ये प्राइस यहां से चली जाती है नीचे ओपन होने के बाद या बाद में, अगर यहां से प्राइस नीचे चली जाती है, नीचे आती है इधर, तो नीचे एक जगह ऐसी है जहां पे बायर्स इंतजार कर रहे हैं। वो कौन सी जगह है, पिछली कैंडल का लो वाला एरिया, ये वाला जगह। यहाँ पे बायर्स इंतजार कर रहे हैं कि एक दफा ये प्राइस किसी तरीके से इस नीचे वाली लाइन के आसपास तो आए। ठीक है, जैसे ही ये कैंडल इधर पहुंचेगी, प्राइस इधर नीचे, तो यहां से बायर इंटर होंगे। जब बायर इंटर होंगे तो बायर ज्यादा हो सकते हैं ना, हो सकता है सेलर कम हो जाए सेल के, और बाय वालों की तादाद ज्यादा हो जाए। तो फिर प्राइस ने क्या करना है, यहां से एकदम से, जैसे पिछली कैंडल में देखें रिजेक्ट हुई थी, प्राइस यहां से वापस ऊपर जा सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो पिछली कैंडल्स की जो हाई और लो पॉइंट होता है, और खुसूसन उस कैंडल का जिसकी ऊपर भी बड़ी वीक हो और नीचे भी बड़ी वीक हो, तो उसका वो वाला रिजेक्शन एरिया को देख के हम मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली कैंडल भी जब पिछली कैंडल के हाई के एरिया या लो के एरिया के पास आएगी, वहां से बायर या सेलर इंटर हो सकते हैं, इसमें भी फिर दोबारा वापस जा सकती है। ये बात आपको समझ लग गई जी? ओके। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यही बात जो मैंने आपसे की है, इसको हम लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे लाइव चार्ट के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर मैं आ गया हूँ। अच्छा, याद रखने वाली बात है कि ये जो कैंडल्स की विक्स होती है ना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो कम से कम आपने 30 मिनट की कैंडल, सबसे छोटी जो 30 मिनट की कैंडल देखनी है। ठीक है, ये आप चेक करें। ये मैंने 30 मिनट की कैंडल ओपन करी, पेयर कोई भी हो। तो अब इनमें ये कैंडल अभी चल रही है, इस कैंडल से पीछे ये कैंडल क्लोज हो चुकी है ना, ये भी क्लोज हो चुकी है, ये भी क्लोज, ये 3 कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, और ये चौथी कैंडल भी क्लोज हुई हुई है। अब इन 4 कैंडल्स में से
ये वाली जो कैंडल है इसकी विक्स ऊपर भी बड़ी है और नीचे भी बड़ी है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अब ट्रेडर लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं किस चीज का, कि जब भी ये जो कैंडल अभी चल रही है वो यहां पे आएगी ना इस एरिया में, ये इस एरिया में, ये ऊपर, और इसी तरीके से मैं नीचे भी मार्क कर देता हूं ये एरिया यहां पे, ठीक है। ये वाला जो एरिया है इस कैंडल का, ये वाला, इस एरिया को अगर ये कैंडल ऊपर जाती है तो यहां से वापस नीचे आने की इसके चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर वेट कर रहे हैं, वो सेल के ऑर्डर लगाएंगे तो नीचे आने के चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर ये कैंडल यहां से नीचे आती है, जैसे देखें यहाँ पे नीचे आई थी इस जगह पे, तो यहां से चांसेस हैं कि जैसे ये वाली कैंडल वापस ऊपर भागी थी, फुटप्रिंट्स है ना हमारे पास माजी में ऐसा हुआ था, हो सकता है कि इस दफा भी यहां से बायर इंटर हो और ये कैंडल वापस ऊपर चली जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो कम से कम 30 मिनट की कैंडल, या उससे फिर ये 30 मिनट की कैंडल जो है ये कमजोर कैंडल होती है, ठीक है। ये यहां से इस पे कम ट्रेडर वेट करते हैं इसके कैंडल के हाई और लो के ऊपर, लेकिन इससे जो डबल मजबूत कैंडल होती है वो 1 घंटे की कैंडल होती है, क्योंकि वो 2 गुना टाइम में मुकम्मल होती है। तो आप देखें कि वही वाले पॉइंट हमारे 1 घंटे की कैंडल के भी बन रहे हैं, और इससे भी ज्यादा मजबूत कैंडल जो होती है वो 1 घंटे से बड़ी कैंडल होती है 4 घंटे की, ठीक है। 30 मिनट की कैंडल आपने यूज करनी है, 1 घंटे की करनी है उसके बाद, और फिर 4 घंटे की करनी है। 4 घंटे की कैंडल पे जो आपको ट्रेड मिलेगी वो बहुत जबरदस्त ट्रेड होगी। अब देखें, ये मैंने 4 घंटे का चार्ट ओपन किया। अब 4 घंटे की जो अभी लाइव कैंडल है वो तो ये शुरू हुई है यहां से, लेकिन हमें जो उससे पिछली 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो चुकी है उसका देखें, हाई पॉइंट तो वहां पे ही है जहां पे हमने बनाया था 30 मिनट का, लेकिन लो पॉइंट इसका कहां पे आ रहा है? यहां पे नहीं, लो पॉइंट इसका यहां पे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बाय की ट्रेड कहां से लेनी चाहिए फिर, जिसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो प्रॉफिट में जाएगी, वो लेनी चाहिए यहां पे, ये इस जगह पे। यहां पे अगर ये हमें इंतजार करना चाहिए, अगर यहां से ये कैंडल इधर नीचे आए, ये कैंडल जहां पे अभी मौजूद है, यहां से अगर ये नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, यहां पे जब ये टकराएगी ना इस हमारे काली पट्टी को, तो यहां से ज्यादा चांसेस हैं किस चीज के, कि जो 4 घंटे के ऊपर मिच्योर ट्रेडर वेट करता है, ठीक है। यहां पे लोग बायर इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही इस एरिया में आएगी यहां से वो बाय की ऑर्डर लगाएंगे, तो जैसे ही वो बाय के ऑर्डर लगाएंगे तो इस कैंडल के फिर वापस ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मेरी बात समझ गए? अब ये जो बीच में ये वाला लेवल हमने बनाया है, ये 30 मिनट का लेवल था, वो कमजोर है, वो जल्दी टूट सकता है। तो जो लोग यहां से बाय की ट्रेड लेंगे वो फंस सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आपने कम से कम 30 मिनट का चार्ट यूज करना है, 30 मिनट का, उसके बाद आपने 1 घंटे का चार्ट यूज करना है, और उसके बाद 4 घंटे का चार्ट यूज करना है, 4 आवर्स का। लेकिन जहन में ये रखना है कि ये कमजोर है, बहुत कमजोर, ये जल्दी टूट सकता है। 30 मिनट वाला, यहां से जो आप ट्रेड लेंगे वो 50-50 चांस है, प्रॉफिट में भी जा सकती है और नुकसान में भी जा सकती है। लेकिन 1 घंटे का से जो आप ट्रेड लेंगे उसके 60% चांसेस होंगे प्रॉफिट में जाने के, प्रॉफिट में। लेकिन जो ट्रेड आप 4 घंटे की पिछली कैंडल के लो और हाई के एरिया से लेंगे, सेल की या बाय की, उसके 70% से ज्यादा चांसेस होंगे कि वो प्रॉफिट में जाएगी। और इसी तरीके से इससे बड़ा चार्ट होता है एक दिन का, 1 डे का, तो वहां पे ये चांसेस बढ़ जाते हैं, 80% तक प्रॉफिट में वो आपकी ट्रेड लेके जा सकती है। तो ये सिंपल सी लॉजिक है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मैं आगे चलता हूं। आप देखें कि यहां पे ये 4 घंटे का चार्ट है, ये चेक करें कि
ये तो पहला यहाँ पे है ना, फर्ज करें अगर यहाँ से भी नीचे गिर जाती है कैंडल, तो फिर ये अगला हमारा लेवल ये वाला आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कितनी 4-4 घंटे की कैंडल इसी पॉइंट से रुक के वापस ऊपर चली गई थी। तो जो बंदा यहाँ पे वेट करके यहाँ पे अगर कैंडल आती है, यहाँ से वो बाय की ट्रेड लेगा, तो उसके चांसेस कितने होंगे प्रॉफिट में जाने के। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से ये वाला जो जगह है, ये वाली, ये देखें इससे पहले यहां से भी प्राइस नीचे जा चुकी है। ये पहली दफा नहीं हुआ आज के यहां से प्राइस नीचे गई है। तो इसका मतलब है ये वाली जगह बड़ी जबरदस्त जगह है सेल की ट्रेड लेने वाली। इसी तरीके से आज का जो अगला हमारा टॉपिक है वो है, इसको हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेकिन उससे पहले मैं जरा जल्दी से व्हाइट पेपर के ऊपर चला जाता हूं। और व्हाइट पेपर के ऊपर बस एक चीज में आपको याद रखें कि फॉरेक्स के अंदर जो सबसे आसान चीज है समझने के लिए अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फॉरेक्स में जो नॉलेज होता है वो कितनी किस्म का होता है। फॉरेक्स का जो नॉलेज है वो दो तरह का है जी। नॉलेज ऑफ फॉरेक्स, जो फॉरेक्स का इल्म है ना, वो दो तरह का है। टू टाइप्स। फॉरेक्स का इल्म दो तरह का। पहली किस्म इसकी कौन सी है, उसे हम कहते हैं टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज, ठीक है जी। और दूसरी किस्म इसकी कौन सी है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल नॉलेज। अच्छा, फंडामेंटल नॉलेज का उर्दू में आप कह सकते हैं खबरों का इल्म, न्यूज का नॉलेज, खबरों का इल्म। ठीक है जी। कि जब भी जिस मुल्क की करेंसी है जिस पेयर में, उस मुल्क में उस करेंसी के हवाले से कोई भी खबर आएगी, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट के किसी इदारे की तरफ से, तो उस खबर का असर लाजम होगा उस करेंसी के ऊपर और उस पेयर के ऊपर। अगर उस करेंसी के हवाले से वो खबर पॉजिटिव आई है, तो उस चांसेस हैं कि वो करेंसी को लोग बाय करेंगे और वो ऊपर जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर नेगेटिव खबर आई है, चांसेस हैं कि वो लोग उसको सेल करेंगे, करेंसी को, वो नीचे जाएगी। तो खबरों का भी असर होता है बहुत ज्यादा फॉरेक्स के अंदर। तो हमारा जो ये वाला सेशन है, ठीक है, सॉरी, आपका जो बेसिक ट्रेनिंग का सेशन है, इसमें हमारे जो एक सेशन होगा आखिरी, ठीक है, वो आधा सेशन होगा खबरों के इल्म के ऊपर भी। ये हम पढ़ेंगे, इसको कवर करेंगे इसमें। इसके अलावा आज का हमारा टेक्निकल नॉलेज का एक सेशन हो रहा है, और प्लस दो सेशन अगले होंगे इसमें, टू सेशंस और होंगे, टू मोर सेशंस टेक्निकल नॉलेज के। तो आज जो हमने कैंडल की शक्ल पढ़ी है कि कैंडल कैसे, उसकी विक्स क्या होती है, बॉडी क्या होती है, लो और हाई क्या होता है, ठीक है, तो ये टेक्निकल नॉलेज का हिस्सा था। तो इसके बाद टेक्निकल नॉलेज में आज जो हम अभी पढ़ने लगे हैं, दूसरी चीज कैंडल के बाद वो पढ़ने लगे हैं जी, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस इंग्लिश में इसको लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है जी। ये टेक्निकल नॉलेज का हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है और इसके लेवल कैसे बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि याद रखें कि सपोर्ट का मतलब होता है जी
सपोर्ट कहते हैं फॉरेक्स की जुबान में ऐसी रुकावट जो किसी कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। ठीक है जी। और इसके मुकाबले में जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस भी रुकावट को ही कहते हैं। सपोर्ट का मतलब भी रुकावट होता है और रेजिस्टेंस का मतलब भी रुकावट ही होता है। दोनों का मतलब रुकावट है, लेकिन दोनों का किरदार मुख्तलिफ है। सपोर्ट कौन सी रुकावट है? जो किसी कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। ठीक है जी। जैसे आप देखते हैं ना कि एक बंदा बहुत ऊंची छत से गिरा, रास्ते में उसको सपोर्ट मिली, सपोर्ट ने उसको मजीद नीचे जाने से रोक दिया। ठीक है। इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऐसी रुकावट है, ऐसी रुकावट जो किसी एक या एक से ज्यादा कैंडल, जरूरी नहीं है एक ही कैंडल को, हो सकता है कई कैंडल्स को रोके, कोशिश करे, जो किसी कैंडल को ऊपर जाने से रोकती है, ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है। तो क्या हर दफा वो रोकने में कामयाब हो जाएगी? जरूरी नहीं है। रोकने में कामयाब हो भी सकती है वो रुकावट, कैंडल को हो सकता है ऊपर जाने से रोक दे, हो सकता है कभी कभार वो उसको तोड़ के ऊपर भी चली जाए। ठीक है, रोकने की कोशिश करती है, कभी कामयाब होती है रोकने में, कभी नहीं होती। तो अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं जी आगे समझने के लिए। अब देखें, मिसाल के तौर पे एक कैंडल है जो ऊपर से, ये रेड कैंडल मैंने ये बनाई है, ये कैंडल्स आ रही हैं ऊपर से। ठीक है, ये यहां पे आई, इस जगह पे। अब देखें, ये कैंडल भी नीचे गई, ये कैंडल भी नीचे गई, ये कैंडल भी नीचे गई, लेकिन फर्ज करें ये कैंडल यहां से नीचे नहीं जाती। ये वाला जो पॉइंट है ना इसका, ये वाला लो, इस पॉइंट से नीचे नहीं जाती, बल्कि यहां से कुछ ऐसा होता है कि कैंडल फिर ऊपर जाना शुरू हो जाती है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे? देखने वाला तो यही कहेगा ना कि ये जो कैंडल थी ना, यहां तक तो गई नीचे तक, इस जगह तक, यहां तक, लेकिन इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। तो हम यहां पे इस कैंडल का जो लो पॉइंट था, यहां पे एक इस तरह से दीवार सी बना लेंगे चार्ट पे ना। यहां पे हम इस तरह से एक मोटी सी दीवार बना लेंगे, इस कैंडल के लो पॉइंट के कवर कर लेगी। जो ये दीवार हम क्यों बनाएंगे? हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से ये वाली जो सुर्ख कैंडल थी इस जगह से नीचे नहीं जा सकी, उम्मीद ये है कि अब मुस्तकबिल में जब भी ऊपर से कोई कैंडल्स वापस आएंगी, तो ये वाली जो काली हमने दीवार चार्ट पे बनाई है ना, ये जिस तरह से यहां पे कैंडल को नीचे जाने से इसने रोक दिया था, चांसेस ये हैं कि यहां से भी ये दीवार इस कैंडल को यहां से नीचे जाने से रोकने की कोशिश तो करेगी ना पूरी। हो सकता है कामयाब हो नीचे रोकने में कैंडल को, हो सकता है ना कामयाब हो। तो ज्यादा चांसेस हम यही समझते हैं कि यहां से ये वापस कैंडल ऊपर चली जाएगी। तो फिर ये जो हमने एक ये लाइन लगाई है यहाँ पे काले रंग की, इसको हम रुकावट का इसको हम कौन सा लेवल कहेंगे? इसको हम कहेंगे सपोर्ट का लेवल। ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट्स लेवल। और जो जो कैंडल्स आगे चलती जाएंगी, हम इस सपोर्ट के लेवल को भी आगे खींचते जाएंगे सीधा, ऐसे कि यहाँ पे भी अगर इसने रोका है, तो हो सकता है जब कैंडल ऊपर से वापस आए नीचे, अभी ऊपर जा रही हैं, कभी अगर मुस्तकबिल में नीचे गिरेगी कैंडल, तो हम इस लेवल को चार्ट पे बना के बैठे हुए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हो सकता है इस दफा, तीसरी दफा यहां से भी ये इसको नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो जाए। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से फर्ज करें
कि ये वाली एक पॉइंट है, ये वाला, ये एक पॉइंट है, ये वाला, जहां से ये ग्रीन कैंडल्स मजीद ऊपर नहीं जा सकी। इसी तरीके से यहां पे ये वाला पॉइंट है, तो ये भी ऊपर नहीं जा सकी। तो इसका मतलब है कि यहां से लेके ये कैंडल्स के जो हाई पॉइंट है, इनको हम टच करके एक दीवार हम यहां पे बना देंगे। और दीवार हम क्यों बनाएंगे यहां पे? अपने समझने के लिए चार्ट के ऊपर कि यार ये एक रुकावट है जिसने यहां से भी कैंडल को ऊपर जाने से रोक दिया, यहां पे भी रोक दिया। तो अब चांसेस हैं इसको, दीवार को आप आगे लंबा करता जाएं सीधा यहां पे, ठीक है। हम इससे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि अगर कभी कैंडल नीचे से ऊपर आएगी, तो जिस तरीके से इन दो जगहों पे कैंडल्स ने ऊपर जाने की कोशिश तो की, लेकिन ये जो काली दीवार हमने लेवल बनाया हुआ था ना रुकावट का, इसने कैंडल्स को दो जगहों पे ऊपर जाने से रोक दिया, नहीं जाने दिया। हो सकता है यहां से तीसरी जगह भी हो सकता है कि ये वापस ना जाने दे ऊपर, ठीक है, और यहां से कैंडल नीचे आ जाए। तो फिर ये जो ऊपर वाला लेवल हमने बनाया, इसको हम क्या नाम देंगे? ये रुकावट ही है ना, लेकिन इसको हम नाम देंगे क्या? रेजिस्टेंस का लेवल। लेवल का मतलब होता है दीवार, रेजिस्टेंस फर्जी दीवार, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है जी। तो अब इनका फायदा क्या होता है बनाने का? याद रखने वाली बात है कि जो ट्रेडर होता है ना, अच्छा ट्रेडर जो होता है, वो अपने चार्ट के ऊपर 30 मिनट के चार्ट के ऊपर कम से कम, या 1 घंटा के चार्ट के ऊपर, या 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, अलग अलग से ये लेवल बनाता है। तो जो 30 मिनट के चार्ट के ऊपर सपोर्ट का लेवल बनेगा, वहां से जब कैंडल ऊपर उठ रही होती है तो वो कौन सी ट्रेड लेता है? बाय की। लेकिन उसको पता है कि ये सपोर्ट का लेवल जो 30 मिनट का है, ये कमजोर है, किसी भी वक्त टूट सकता है, जल्दी टूट सकता है। इससे बहुत बेहतर मजबूत लेवल होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, कौन सा? 1 घंटे का। ये मजबूत है, मजबूत। और 4 घंटे के लेवल पे, जो 4 घंटे के चार्ट पे जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं, वो तोड़ना आसान नहीं होता उनको, बहुत मजबूत। तो फर्ज करें कि ये जो मैं चार्ट खोला हुआ है, ये 4 घंटे का है, और इस पे ये ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल है और नीचे सपोर्ट का लेवल है। तो यहां से कैंडल जब सपोर्ट के लेवल से जब कैंडल ऊपर उठ रही होगी तो बाय की ट्रेड ली जाती है, और इसी तरीके से जब रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से कैंडल जब रेजिस्टेंस के लेवल को ऊपर तोड़ के नहीं जा रही तो वापस नीचे जाएगी ना, तो यहां से कैंडल के नीचे जाते हुए हम सेल की ट्रेड ले लेते हैं, सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे सेंटर में जब आती है, ठीक है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के सेंटर में आती है, तो हम ट्रेड क्लोज कर देते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? बस लेकिन ज़हन में ये रखना है कि 30 मिनट का चार्ट जो होता है वो कमजोर होता है, ठीक है, ये रिस्की है इस पे ट्रेड लेना। 1 मिनट का चार्ट तकरीबन 60% प्रॉफिट में चांसेस होते हैं जाने के, जो भी आप ट्रेड लेंगे। और 4 घंटे का तकरीबन 70 टू 80% चांसेस होते हैं प्रॉफिट में जाने के। ये बात क्लियर हो गई जी। अब मैं जल्दी से लाइव चार्ट के ऊपर आ जाता हूं, ताकि हम इसको लाइव चार्ट के ऊपर लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कैसे बनाएंगे, और उसके बाद आखिर में मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं कुछ। ये लें जी, ये मैंने आपके साथ दोबारा चार्ट शेयर कर दिया। चार्ट कोई भी हो, जरूर, मतलब ये किसी भी पेयर का चार्ट हो सकता है। ये नॉलेज आप हर चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिएगा कि सबसे पहले तो आप 4 घंटे का ही ओपन करें चार्ट, ठीक है ना। बल्कि बेहतर यह है कि 1 डे का चार्ट ओपन करें, बड़ा चार्ट 1 डे का, ठीक है। अब आप इसमें देखिएगा
कि वन डे के थोड़ा सा पेज को छोटा कर, ये सॉरी कैंडल्स को जूम आउट कर लें ताकि एक पेज पे आपको ज्यादा कैंडल्स नजर आए, लेकिन कुछ इस तरह से कि एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलग नजर आनी चाहिए। अब आप देखें कि ये वाली ऐसी जगह है, यहाँ पे ये कैंडल, ये देखें नीचे से ऊपर गई थी, ये एक कैंडल एक दिन की है, ठीक है, बहुत बड़ा चार्ट है ये। तो लेकिन इस जगह से ऊपर ये कैंडल नहीं जा सकी, ठीक है, इस जगह से। तो मैं क्या करूंगा, ये देखें लेफ्ट साइड पे ये आपको टूल्स नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे मैं माउस घुमा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें कि ये एक रेक्टेंगल, ये चार कोनों वाली ये शक्ल बनी हुई है ये वाली। तो इसके आगे जो एरो है यहाँ पे, इसको क्लिक करें, यहाँ पे ये रेक्टेंगल जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है इसको क्लिक करें। रेक्टेंगल का मतलब होता है मोटी पट्टी। अब माउस को क्लिक करके ये ऊपर नीचे करेंगे तो ये इसका यहाँ पे क्लिक करें तो ये ऊपर पट्टी जो आ गई है, यहाँ से ये डब्बे का कलर जाके बैकग्राउंड का आप चेंज कर लें इस तरीके से, देखें ब्लू हो गया है। इस डब्बे के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से आप इसको ये येलो कर दें, ये येलो हो गया है। इसको आप डब्बे के कलर को रेड कर दें, मैरून कर दें, ये हो गया है। तो अब क्या करें कि इसको क्लिक करें पट्टी को, इस पट्टी की ये जो किनारे हैं यहाँ पे डॉट्स जो बन गए, इनको पकड़ के आप ऊपर नीचे कर लें और लंबा कर लें, छोटा कर लें, बारीक कर लें, इस तरीके से। तो अब क्या मैं क्या करता हूं कि मैं ये इस पट्टी को पकड़ के नीचे लाता हूं, और ये वाली जो जगह है, ये आप देख रहे हैं ये वाली जगह, इस कैंडल जिसको तोड़ के ये ऊपर नहीं जा सकी, इसको मैं थोड़ा सा दीवार की मोटाई कम करता हूं, ये आप देख रहे हैं, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे। अब ये ऊपर गई थी, ये पट्टी जो है मैंने रेजिस्टेंस का लेवल बना दिया है कि इस दीवार को तोड़ के ये कैंडल ऊपर नहीं जा सकी, और क्लोज हुई यहाँ पे कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे। इस रुकावट ने, रेजिस्टेंस ने कैंडल को ऊपर जाने से रोक दिया, और उससे अगले दिन जब कैंडल ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे उसने भी अगले दिन कोशिश करती रही कैंडल ऊपर जाने की इस दीवार को तोड़ के, लेकिन वो तोड़ के ऊपर नहीं जा सकी, बल्कि जब नीचे आई यहाँ पे और क्लोज हुई कहाँ पे जाके, इस जगह पे अगले दिन। तीसरे दिन फिर कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर गई, उसने टक्कर मारी इस रेजिस्टेंस के लेवल को, लेकिन ये एक दिन का चार्ट है ना, ये बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है, रुकावट, उसको वो देखें टक्कर मारी जरूर उस कैंडल ने तीसरे दिन, लेकिन ऊपर जाने की बजाय फिर वापस नीचे आई, और नीचे आके इस जगह पे यहाँ पे क्लोज हो गई। चौथे दिन कैंडल फिर ऊपर जाई गई नहीं, ट्रेडर्स ने कहा कि नहीं जी अब सेल ही जाएगी नीचे, ऊपर तो रेजिस्टेंस को तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक हो गया। अब क्या ये पहली दफा ऐसा हुआ है यहाँ पे? नहीं, इससे पीछे आप देखें, इसको जरा बढ़ाएं ना, इधर पीछे लेके जाएं, इससे पहले भी इसी जगह के ऊपर आप देखें, ये आप चेक करें, इससे पहले माजी में भी इस जगह पे भी इसी लेवल के सीध में यहां से देखें कैंडल्स बहुत, ये ऊपर गई थी, ऊपर नहीं जा सकी तोड़ के, नीचे आ गई थी, फिर ऊपर गई एक दिन, नहीं जा सकी, नीचे आ गई, फिर अगले दिन ट्राई की, नहीं जा सकी, नीचे आ गई। ये आप देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस का लेवल। अच्छा, इसी तरीके से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी तो कैंडल्स नीचे है ना, ये कैंडल्स जब भी ऊपर जाएंगी यहां से, तो जिस तरीके से यहाँ पे माजी में इस रेजिस्टेंस के लेवल ने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की थी, जरूरी नहीं है हर दफा कामयाब हूं रोकने में, तो इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि जब मुस्तकबिल में कैंडल ऊपर आएगी, इस लेवल को टक्कर मारेगी, अगर इसको तोड़ के ऊपर ना जा सकी, तो यहां से जैसे ही नीचे जाने शुरू करेगी, हम यहां से सेल की ट्रेड ले लेंगे, जैसा कि यहां से लोगों ने सेल की ट्रेड ली थी, देखें कितना प्रॉफिट लिया फिर लोगों ने, जैसा कि यहां से लोगों ने सेल की ट्रेड ली थी, देखें किधर गई है फिर नीचे, ठीक है जी। इसी तरीके से आप देखें कि ये तो एक लेवल हो गया रेजिस्टेंस का, कि जो ये लाइव कैंडल है जब ये ऊपर जाएगी, इसको यहाँ पे रोकने की कोशिश कर सकता है ये वाला, ठीक है, लेवल। इसी तरीके से अब आप देखें कि हमारी जो लाइव कैंडल चल रही है वो यहाँ पे है, ये यहां से अगर ऊपर जाती है तो इसके पहली रुकावट, ये जो पिछली कैंडल है इसका ये हाई पॉइंट यहाँ पे आएगी, तो आप एक लेवल यहाँ पे बना लें, दोबारा इस यहाँ पे है रेक्टेंगल को क्लिक करें, और अब आप जो है ना यहाँ पे लेवल बनाएं, ये वाला जो लाइव कैंडल चल रही है इससे पिछली कैंडल का जो हाई पॉइंट है यहाँ पे, ये इस जगह पे, ये आप देखें मैं लेवल बना रहा हूँ, और इसको पीछे माजी में भी ले जाएं, आप देखें कहाँ कहाँ पे इस लेवल ने काम किया हुआ है, ये आप चेक करें जरा, ये यहां पे आप रख लें जी इसको एवरेज, ठीक है।
तो आप देखें कि जिस तरीके से इस रेजिस्टेंस के लेवल ने इस कैंडल को ऊपर जाने से रोका, इससे पहले ये एक दिन की कैंडल है ना, इससे पहले इस कैंडल को भी इसी लेवल ने ऊपर जाने से रोका, उससे पहले इस कैंडल को भी इसी लेवल ने ऊपर जाने से रोका, इसको भी। तो इस तरह से उम्मीद है कि जब ये वाली कैंडल भी यहाँ पे ऊपर जाएगी तो ये वाला जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल है जो इसके करीब ये बन रहा है, ये इसको ऊपर जाने से लाजम रोकने की कोशिश करेगा। हो सकता है यहाँ से ये नीचे चली जाए जैसे यहाँ पे गई थी, ठीक है, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे गई थी। मेरी बात समझ गए? तो यहाँ से फिर सेल की ट्रेड अगर नीचे जा रही होगी तो छोटी सी बन सकती है, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर ये ऊपर जाती है तोड़ के और इसको टकरा के वापस जाती है तो यहाँ से तो बड़ी जबरदस्त सेल की ट्रेड बनेगी। इसी तरीके से आप ये यहाँ पे देखें, अगर इसको दूसरे रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर जाती है तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस का लेवल मिल रहा है। ये इस जगह से ऊपर भी कैंडल कोई नहीं गई थी और नीचे आ गई थी, तो ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा। आप ऐसे ऊपर बनाते रहें इस तरीके से। ये आप देखें, ये अब हमारा तीसरा लेवल आ गया है, ये यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ इसको तोड़ के ऊपर जाती है तो फिर अगला ये वाला देखें कितना बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है यहाँ पे, इस जगह पे कितनी सारी कैंडल्स को इसने एक एक दिन की कितनी सारी कैंडल्स इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो रुकावट है ये तो है ही बहुत मजबूत, तो यहाँ पे भी हम एक रुकावट का लेवल बना लेते हैं। ये आप चेक करें जी, ये इस जगह पे इसका मैं लेवल थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ इतना, ताकि ये बाकी कैंडल्स जो यहाँ पे है ना उनके हाई पॉइंट्स को भी एवरेजली टच कर ले। ये देखें जी, तो ये सारे रेजिस्टेंस के लेवल्स हमने बना दिए हैं। इसी तरीके से अब अगर यहां से ये कैंडल नीचे जाना शुरू कर दे, ये वाली लाइव कैंडल, तो पहली जो इसको रुकावट मिले ऐसी जो इसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी, जिसे हम सपोर्ट का लेवल कहेंगे, क्योंकि वो कहां पे मिलेगा इसको, ये आप गौर से देखिएगा कि आज की जो कैंडल है आज के दिन की ये चल रही है ना, इसने ऑलरेडी पिछली जो कल की कैंडल थी उसके लो पॉइंट को तोड़ दिया हुआ है, मजीद नीचे आ चुकी हुई है। तो अब इस कैंडल का लो पॉइंट तो वैलिड ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो इस कैंडल को आज नीचे जाने से रोक ही नहीं सका। तो इसका मतलब है अब अगला जो इसका लो पॉइंट है, ठीक है ना, जो इसका हो सकता है क्या कहते हैं सपोर्ट का लेवल, वो यहाँ पे होगा इस कैंडल का, ठीक है, ये वाला, ये लो पॉइंट ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, या इससे पहले देखें इस कैंडल का ये वाला लो पॉइंट है ये वाला। तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल बनाता हूँ जी, और सपोर्ट के लेवल का जो मैं कलर है ना वो थोड़ा सा मैं ग्रीन सा कर देता हूँ इस तरीके से, ये वाला ग्रीन मुख्तलिफ, ठीक है। तो अब देखें वो लेवल मैं कहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ और इसको मैं नीचे खींच के लेके जाता हूँ ये यहाँ तक। ये देखें जी, मैंने क्या किया है कि इस दीवार ये सपोर्ट का लेवल, ये जो कैंडल का लो पॉइंट था ये भी टच कर रहा है इस लेवल को, मेरे सपोर्ट की जो रुकावट है, और जो ये कैंडल है इसको तो नीचे जाने से रोका ही इसी लेवल ने है। तो दोनों 2 दिन की कैंडल्स को नीचे जाने से इस दीवार ने रोका है, जिसको मैं सपोर्ट कह रहा हूँ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब ये कैंडल या इससे अगली कैंडल नीचे आएगी तो ये वाला जो मेरा पहला सपोर्ट का लेवल है ये लाजम सी बात है कि उस कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा। और यहां से जब कैंडल फिर वापस ऊपर उठना शुरू करेगी, जैसे देखें यहाँ पे थी, तो लोग यहाँ से जो बाय की ट्रेड लेंगे वो बड़ी आइडियल बाय की ट्रेड होगी। ये बात क्लियर होगी जी। तो ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल 1 डे के चार्ट पे यहाँ पे बन रहा है। अगर आप मुझसे कहें कि दूसरा जो सपोर्ट का लेवल है वो कहाँ पे बनेगा, तो अब देखें माजी में दूर दूर तक इस लेवल से नीचे कोई और लेवल हमें नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे कि अपना 1 डे से चार्ट जो है वो बड़ा ओपन कर लेंगे। यहाँ से 1 डे से बड़ा चार्ट होता है 1 हफ्ते का, 1 वीक का। अब आप देखिएगा, तो अब हमारे पास माजी में रेफरेंस मिल गया है यहाँ पे। अब देखें अगर ये वाला लेवल टूटता है, ये वाला, ठीक है, यानी ये वाला, तो फिर अगला लेवल यहाँ पे है, ये इस जगह पे हमारा सपोर्ट का 1565 और 70। अगर ये भी टूटता है तो उससे अगला जो सपोर्ट का लेवल ये वाला आ जाएगा 1488 का या 90 का। मेरी बात समझ गए? तो ये माजी के जो कैंडल्स के लो और हाई पॉइंट होते हैं वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाते हैं आने वाली कैंडल्स के लिए। ओके जी, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी हो गया कि आपने प्रैक्टिस करनी है जी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने की। आप जरूरी नहीं है, देखें आप शुरू करें 1 डे के चार्ट से, लेकिन आप आगे चल के 30 मिनट के भी बनाएं। ये देखिएगा 30 मिनट के मैं अब यहाँ पे चार्ट ओपन कर रहा हूँ।
अब 30 ये तो हो गया था, हमने बनाया था 4 घंटे के चार्ट पे पहला, ठीक है। ये जो बाकी हमने बनाए हैं ये 1 डे के चार्ट पे बनाए हैं, ये आप देखें, ठीक है जी। अब जो आदमी 1 डे के, ये वाला जो मजबूत लेवल है ऊपर और ये मजबूत सपोर्ट का, यहां से जब कैंडल वापस ऊपर उठेगी, जो बाय की ट्रेड लेगा वो ज्यादा अच्छी ट्रेड होगी, या जो यहां से 30 मिनट के सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड लेगा वो ज्यादा प्रॉफिट में जाने के चांसेस हैं। डेफिनेटली मजबूत सपोर्ट जितनी होगी, मजबूत सपोर्ट का लेवल, वहां से जब कैंडल ऊपर उठ रही है तो वहां से जो बंदा बाय की ट्रेड लेगा उसका चांस ज्यादा है कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी। मेरी बात ये देखें आपके सामने है, इसको पीछे कर लें आप, यहां से आप देखें, यहां से ये मजबूत सपोर्ट के एक दिन के चार्ट के लेवल से टकरा के ऊपर उठी थी, जिसने यहां से बाय की ट्रेड ली थी उसका टारगेट था रेजिस्टेंस और सपोर्ट के 50%। यहाँ पे देखें टीपी हिट हुई है उसकी, या यहाँ पे भी थी तो टीपी हिट हुई, अगर टीपी नहीं भी हिट हुई वो यहाँ पे खुद निकल गया है प्रॉफिट पे ट्रेड को क्लोज करके, तो प्रॉफिट देखें कितना लिया है उसने। तो इसलिए हम कोशिश हमें करनी है कि हम कम से कम 30 मिनट के चार्ट को यूज जरूर करें, लेकिन उसके ऊपर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के छोटे छोटे लेवल बन रहे हैं देखें यहाँ पे, उनके ऊपर ट्रेड उस वक्त लें जब वो लेवल बड़े लेवल के करीब हो, तो उससे हमें फायदा ज्यादा होगा। तो अब जैसे ये 30 मिनट के चार्ट पे यहां से देखें, ये लेवल मैं बनाता हूं जी, ठीक है, या ये लेवल मैं कलर चेंज कर देता हूं सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का, अब मैं ब्लू कलर करने लगा हूं जी, ठीक है। ये 30 मिनट के लिए मैं ब्लू कलर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के लिए। अब देखें ये वाला लेवल यहां से, ये आप देखिएगा ये कितना जबरदस्त सपोर्ट का लेवल है यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट में, ये जगह, ठीक है जी। ये जो नीला मैंने पट्टी बनाई है 30 मिनट के चार्ट पे, कैंडल्स ऊपर से नीचे आई, इस लेवल ने सपोर्ट ने नीचे जाने से रोका, कैंडल वापस ऊपर गई, वापस टक्कर मारी, नहीं तोड़ सकी, ऊपर वापस नीचे, ये देखें कितनी जगह अब तक इसने यहां तक रोके रखा है, यहां पे ये सपोर्ट का लेवल टूटा है। अब इसी को अब मैं ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल बना देता हूं, वो आप देखें कब तक उस लेवल ने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोके रखा है इस पॉइंट से, ठीक है। ये 30 मिनट का है चार्ट, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये 30 मिनट के चार्ट पे चाहे रेजिस्टेंस है चाहे सपोर्ट है, इसको तोड़ना बहुत आसान है, किसी भी वक्त ये टूट सकता है क्योंकि नाजुक है। लेकिन यहाँ पे देखें टूट गया ये, जब टूटा तो नीचे ये 4 घंटे का सपोर्ट मौजूद था, इसने इसको नीचे जाने से रोका है, और यहां से जिसने बाय की ट्रेड ली है इस जगह से उसने फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया है। इसी तरीके से अगर आप 1 घंटे के चार्ट को के ऊपर आएंगे, तो अब देखें 1 घंटे के चार्ट के ऊपर ये सपोर्ट का लेवल बन रहा है, यहाँ पे इसको पीछे खींचे, यहाँ पे भी काम किया है इसने, पीछे खींचे देखें यहाँ पे भी काम किया है, ये चेक करें आप, सॉरी ये इस जगह पे, यहाँ पे आप देखें इसने सपोर्ट प्रोवाइड की इसी ने, यहाँ पे सपोर्ट टूटी, कैंडल नीचे आई, अब ये ऊपर जाने से रोक रहा है, रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है, ये देखें यहाँ पे। तो याद रखने वाली बात है कि ये जो सपोर्ट के लेवल होते हैं ना, या रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। अभी जो सपोर्ट का लेवल है यहाँ पे आप देखें, इस जगह पे, ये इस जगह पे देखें, हमारा ये जो लेवल है ये सपोर्ट का है ना, यहाँ पे कैंडल को नीचे जाने से रोक रहा है, लेकिन एक दफा ये कैंडल जिस सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे आ गई, अब यहां से ये कैंडल वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो यही सपोर्ट का लेवल अब रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है, यहाँ पे ये कैंडल को ऊपर जाने से भी रोक रहा है। तो क्या हुआ, थोड़ी देर पहले जो लेवल सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा था, अब थोड़ी देर के बाद जब वो लेवल टूटा तो अब वही कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहा है, रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है। यहाँ पे भी देखें ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चल के यहाँ पे वही लेवल, पहले रेजिस्टेंस और अब बाद में सपोर्ट का लेवल किरदार अदा कर रहा है, यहाँ पे देखें फिर सपोर्ट बन गया ये। तो ये चेंज होते रहते हैं, लेवल वही रहते हैं, उनका किरदार बदलता रहता है, कभी वो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहे होते हैं तो रेजिस्टेंस का लेवल हम मान लेते हैं उनको, वही कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करते हैं तो हम उनको सपोर्ट का लेवल मान लेते हैं। तो आपने जी इसकी प्रैक्टिस करनी है 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे और 1 दिन के चार्ट पे मुख्तलिफ कलर्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने की। ये आज आपका यहाँ पे टॉपिक मेरी तरफ से क्लोज होता है।
अब मैं आप सब दोस्तों के माइक ओपन करने लगा हूं जी। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चन आप अभी कर सकेंगे मुझसे अभी यहां से। एक सेकेंड, ये लें जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी, अपना माइक ओपन कर लें और क्वेश्चन करें। मैं सुन रहा हूं, फिर जवाब देता हूं। जी, आज के टॉपिक के हवाले से किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। कोई चीज आपको समझ नहीं आई, पूछना चाहते हैं?